नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आप अच्छे होंगे, आपकी सेहत भी काफ़ी अच्छी होगी। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी सत्ता को लेकर। 10th क्लास में एसएस जो सब्जेक्ट है हमारा, उसमें राजनीतिक, लोकतांत्रिक राजनीति है, उसकी हम चर्चा कर रहे थे। ये बुक है वो, इस बुक को लेकर हम बात कर रहे थे। इसमें हमने हमारा पहला चैप्टर का परिचय हमने पढ़ लिया था। आज की हमें बात करनी है और आगे बढ़ना है कि आज की क्लास जो है उसको शुरू करना है। कुल मिला के पहला चैप्टर शुरू करना है। तो ठीक है, आप जुड़ जाइए, हम शुरू कर देते हैं फिर 1 मिनट में आराम से। ठीक है, तो देखना यहाँ पे आपका जो चैप्टर है इसके अंदर बात की गई एक तो बेल्जियम की। बेल्जियम, जब बुक आपके पास हो तो उसको देखो खोल के। और एक श्रीलंका की बात की गई है। पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद हम इसमें जो दे रखा है उसको हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर का आपके क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान से सुनना और समझना। पिछली क्लास में हमने आपको क्या बताया? हमने बताया कि जो सत्ता होती है, पावर होती है, वो कैसे हम पता करेंगे कि लोग किसके पास जा रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है कि लोग किसके पास जा रहे हैं। जिसके पास लोग जा रहे हैं अपने काम करवाने के लिए, एक्चुअल में पावर वही है, वही सत्ता है। ठीक है, ये हमने समझ लिया था। इसमें कहा गया है कि जो बेल्जियम है, उस बेल्जियम के अंदर 59% डच हैं। कितने परसेंट? 59%। और 40% फ्रेंच हैं और 1% जर्मन है। क्या मुझे आप ये बता सकते हो कि 59% आबादी है, मतलब 59% आबादी का मतलब ये हुआ कि मान लो कि 1000 लोग रहते हैं, 1000 लोग रहते हैं। ठीक है, 1000 में से आप देखो 59% तो कम से कम 600 लोग डच हैं। कितने? डच। और 400 लोग फ्रेंच हैं। यहाँ पे 590 कर देना, और यहाँ पे 10 लोग जर्मन है। ये एक हमको किताब कह रही है, जो आपकी किताब है उसमें ये बात हमको किताब कह रही है कि 59% डच है। अब मान लो कि यहाँ पे लड़ाई हो जाए, ठीक है, तलवारें चल जाए, लड़ाई हो जाए, बंदूकें, सब चीज़ें चल जाए, तो मुझे बताओ कि जीतेगा कौन? जीतेगा कौन, ये बताओ आप। तो 590 लोग हैं डच, तो जीतने के चांस तो इनके हैं। और ये सबसे ज़्यादा डच है, 59% है, तो जीतने के चांस तो इनके हैं। अब बेल्जियम के अंदर यही हुआ था, बेल्जियम के अंदर यही होने वाला था। ठीक है, क्या होने वाला था? बेल्जियम के अंदर क्या हो रहा था कि ये जो लोग हैं, ये जो आबादी है 59% और ये 40%, समझना यहाँ पे, ये लोग ज़्यादा अच्छे थे, ज़्यादा विकास में थे, मतलब कि इनके पास सुविधाएं ज़्यादा थी, ये बेहतर कंडीशन में थे। बेहतर मतलब कि जैसे मान लो कि आपके गांव में 30-60 घर हैं, जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की। अब 60 घर में से 30 घर ऐसे हैं जिनके घर में नौकरियां है, ट्रैक्टर है, फ्रिज, एसी, सब चीज़ें हैं। 30 घर ऐसे हैं। और 30 घर ऐसे हैं जिनके घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। किसी के घर में ट्रैक्टर नहीं है, किसी के घर में आ, खा पैसे नहीं है, बिल्कुल ही गरीब परिवार से हैं। ठीक है, ऐसे हैं। तो आप बताइए कि वो जो अमीर लोग हैं और वो जो गरीब लोग हैं, एक दूसरे से चलेंगे नहीं चलेंगे? अमीर लोग तो ये सोचेंगे कि ये कितने सूगले हैं, कैसे रहते हैं ये, ऐसे कैसे, मतलब कि क्या है। गरीब लोग ये देखेंगे कि इनके पास इतना कुछ भी है तो भी मतलब इनका घमंड ही नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हल्की जलन तो रहती है चीज़ों में। ठीक है, तो यहाँ पे स्थिति यही होती है। 59% जो लोग हैं इनके पास सुविधाएं तो पहुंच रही थी, लेकिन इनके पास जल्दी पहुंच रही थी। क्यों? क्योंकि फ्रेंच जो है उनको पैसा ज़्यादा है, इनके पास नौकरियां ज़्यादा है इनके पास। ठीक है, और समृद्ध हैं ये, समृद्ध हैं। इनके पास पहुंच तो रही है, लेकिन लेट पहुंच रही है, देरी से चीज़ें पहुंचती थी, क्योंकि जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे पहुंचाने में भी दिक्कत होती। और ये पहले ही समृद्ध थे। ठीक है, तो यहाँ पे स्थिति बनती है। तो इनमें आपस में बन नहीं रही थी, और ये आपस में झगड़े की तरफ बढ़ रहे थे, मतलब एक दूसरे से टकराव की तरफ बढ़ रहे थे। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करना, ये डच है और ये फ्रेंच है। डच एक धर्म है, फ्रेंच भी एक धर्म है।
डच भी एक धर्म है और फ्रेंच भी एक धर्म है। और जब दो धर्म आपस में टकराते हैं, दो धर्म आपस में टकराते हैं, देखो लिखना नहीं है आपको, लिखा हुआ सब मिलेगा आपको, ऐप के ऊपर काम चल रहा है, 2-4 दिन और लगेंगे लेकिन बन जाएगी वो। तो दो धर्म जब आपस में टकराते हैं तो सांप्रदायिक दंगे कहलाते हैं। सांप्रदायिक शब्द आएगा आपके किताब में, काफ़ी बार आएगा। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हिंदू मुसलमान में हुए थे और लाखों लोग मारे गए थे उसके अंदर। हम समझेंगे इसको, अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखना, दो धर्म आपस में टकराते हैं। आपस में टकराने का मतलब क्या है? यहाँ पे दो धर्म आपस में टकरा रहे हैं, क्यों? क्योंकि 59% लोग हैं, मतलब उस देश के अंदर सबसे ज़्यादा जिस धर्म के लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा जिस धर्म के लोग रहते हैं, वो लोग के पास सुविधा ही नहीं पहुंच रही है। और जो कम लोग हैं, जो 40% फ्रेंच से कम हैं, उनके पास ज़्यादा सुविधाएं पहुंच रही है। आपकी क्लास का ही एग्जाम्पल लेते हैं हम। आपकी क्लास में मान लीजिए कि टोटल 50 बच्चे हैं। टोटल कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। टोटल 50 बच्चे हैं, ठीक है। अब टोटल 50 बच्चे हैं। अब बच्चे में तो लड़कियां भी आती है और लड़के भी आते हैं। तो मान लो कि ठीक है, मान लो कि ये लड़की है और मान लो कि ये लड़का है। मान लो ये लड़की है और ये लड़का है। अब लड़कियां 50 में से लड़कियों की संख्या है वो 20 है और लड़कों की संख्या है वो 30 है। 30 है, ठीक है। अब आपके स्कूल के अंदर किताबें आई तो लड़कियों को कितनी दे दी गई? लड़कियों को दे दी गई 25, और लड़कों को कितनी दी गई? 25 दी गई। क्यों? इसको समझना, देखो ऐसा होता नहीं लेकिन समझाने की कोशिश करें। लड़कियों को 20 लड़कियां हैं, फिर 25 क्यों दी गई? किताबें जो आई वो लड़कों और लड़कियों में बराबर बांटनी है। समझना, लड़कों और लड़कियों में बराबर बांटनी है। अब लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां तो 20 है, लेकिन किताबें बराबर कितनी होगी? 50 की आधी बांटनी पड़ेगी तो 25 होगी। तो 5 किताबें लड़कियों के पास एक्स्ट्रा चली गई। और यहाँ पे कितनी हुई? यहाँ पे 30 लड़के हैं लेकिन 5 किताबें इनके पास कम गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आबादी लड़कों की ज़्यादा है लेकिन किताबें बराबर करनी है। यहाँ पे यही स्थिति, यहाँ पे देखो, समझो, नौकरियां बराबर दी गई है। पूरे देश के अंदर नौकरियां निकाली गई, फ्रेंच के लिए भी इतनी और डच के लिए भी इतनी निकाली गई। अब यहाँ पे समझना, बराबर दी गई लेकिन डच की आबादी काफ़ी ज़्यादा होने के कारण वो चीज़ें वहाँ पे कम पहुँच पाई और फ्रेंच लोगों के पास वो चीज़ें ज़्यादा पहुँच पाई। क्यों? क्योंकि फ्रेंच की आबादी कम है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया होगा आपके। अब मान लो कि यहाँ पे 20 लड़कियाँ हैं और यहाँ पे, अब चलो किताबें छोड़ो, आप दूसरी चीज़ को नोटिस करो। लड़कियां जो कम है, लड़के ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी स्कूल के अंदर कोई प्रोग्राम होता है तो लड़कियों को आगे कर दिया जाता है। चाहे कोई भी प्रतियोगिता होती है तो लड़कियों को आगे कर दिया जाता है। मतलब स्कूल का जो पूरा प्रशासन है वो सिर्फ लड़कियों को ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ा रहा है, ज़्यादा अच्छी तरीके से उनको रख रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही है, लड़कों पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो लड़के जलने लग जाएंगे कि सिर्फ लड़कियां लड़कियां क्यों, हम लड़के कहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो ये स्थिति बनने लगती है। तो क्या समझ में आया? 50 लड़के हैं, 20 लड़कियां हैं, 30 लड़के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे? 20 पे दिया जा रहा है, बल्कि 30 पे बिल्कुल कम ध्यान दिया जा रहा है। तो फिर ये क्या करेंगे? ये जलने लगेंगे और हो सकता है कि ये लड़कियों से लड़ भी ले, ठीक है, लड़ाई भी हो जाए इनके बीच में, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति अगर बने, समझना यहाँ पे कि ऐसी स्थिति अगर हम बनती है तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो स्कूल के अंदर कोई प्रिंसिपल तो होगा ना। तो जैसे ही प्रिंसिपल को लगता है कि लड़ाई होने वाली है, जैसे ही प्रिंसिपल को लगता है कि लड़ाई होने वाली है, वो क्या करता है कि इनमें सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, अब लड़कों को भी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और उनको भी अच्छे से पढ़ाया जाएगा, और जो लड़कियों को चीज़ें दी जा रही है वो लड़कों को भी दी जाएगी। जब प्रिंसिपल ये चीज़ें करेंगे तो क्या आप मुझे बताओ कि लड़ाई ख़त्म होगी या लड़ाई बढ़ेगी? तो आप कहोगे कि लड़ाई खत्म होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे
लड़कों की बात मान ली गई है, उस लड़ाई को रोक दिया गया है। अब आपकी किताब क्या कहती है इसको देखना। अब देखना, यहाँ पे समझना, ध्यान से सुनना। मान लो कि ये बेल्जियम है, ठीक है, क्या है ये, बेल्जियम है। इस बेल्जियम के अंदर 40% तो फ्रेंच है, ठीक है, 40%, और 1% है जर्मन, और 59% डच है। कितने हैं, 59% डच है। ये स्थिति बनती है, ठीक है, ये स्थिति बनती है। अब हुआ क्या, फ्रेंच लोग की आबादी कम है यहाँ पे, लेकिन सुविधाएं ज़्यादा है। ठीक है, डच की आबादी ज़्यादा है, सुविधाएं कम है। और जर्मन का तो कोई मतलब ही नहीं है, 1% लोग हैं, इनका कोई मतलब, इनकी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है और ये, इनके बीच में टकराव की स्थिति बनती है। आपकी बुक में यही कहा गया है, देखो इस लाइन को पढ़ो, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं लाइन को पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे देखना कि देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा, पेज नंबर हम पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 2 है ये वाला, ठीक है। इसमें यहाँ से हम पढ़ रहे हैं कि देश की कुल आबादी, ठीक है, देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है, ठीक है। और शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं, जो हमने देख लिया है और यहाँ पे बताया है। राजधानी ब्रुसेल्स 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20% लोग डच बोलते हैं, जिसको अब समझेंगे। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से समृद्ध और ताकतवर है। यहाँ पे देखना, ये पूरा बेल्जियम है, और इस पूरे बेल्जियम के अंदर कितने लोग किस धर्म के हैं हमने देख लिया। अब इसी में एक जगह है, एक छोटी सी जगह है, जैसे कि हमारी राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी, उसी तरीके से बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। कौन सी है, ब्रुसेल। ब्रुसेल, ठीक है, ब्रुसेल्स। अब इसके अंदर ये जो 40% लोग यहाँ पे है, यहाँ पे ये 80% लोग रहते हैं। अब ये 80% क्या है और ये कैसे हमने निकाला, और ये 80% का मतलब क्या हुआ है, यही दिक्कत, यहीं पे आपको थोड़ी समस्या आ रही होगी। देखना, मान लो कि आपका पूरा गांव है, आपके पूरे गांव है, उस पूरे गांव में मान लो कि 400 लोग रहते हैं, ठीक है, कितने लोग, 400 लोग रहते हैं, और आपके गांव में सिर्फ एक परिवार है, मुस्लिम परिवार है। पूरे गांव में सिर्फ एक घर है मुसलमानों का, जहाँ पे उस घर में, पूरे घर में मुसलमान रहते हैं। अब अगर पूरे गांव की बात करोगे, पूरे गांव की बात करोगे, 400 लोगों की बात करोगे, तो उस पूरे गांव में ज़्यादा आबादी किसकी होगी, मुझे बताओ। तो आप कहोगे कि उस पूरे गांव में ज़्यादा आबादी तो हिंदुओं की होगी, क्योंकि मुसलमानों का घर तो सिर्फ एक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उस एक घर है जो मुसलमानों का है, उस एक घर की अगर आबादी को देखें, उस एक घर के लोगों को हम गिनें और उनको अगर संख्या में देखें, तो सबसे ज़्यादा आबादी किसकी होगी, तो आप कहोगे कि वहाँ पे तो मुसलमानों की आबादी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि उस घर में तो सभी मुसलमान ही हैं, हिंदू तो है ही नहीं। इसी तरीके से देखा जा रहा है। अगर पूरे देश की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लोग किस धर्म के हैं, डच धर्म के हैं। लेकिन सिर्फ एक किसी इलाके की, वहाँ की राजधानी की बात करते हैं, तो जिस तरीके से एक परिवार मुसलमान का है, और अगर सिर्फ उसी घर में हम देख रहे हैं तो वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा है, उसी तरीके से अगर सिर्फ राजधानी में देख रहे हैं तो वहाँ पे ये फ्रेंच लोग ज़्यादा रहते हैं। जैसे एक बार वापस समझना, जैसे कोई इलाका है, आपने कहीं गए होंगे, घूमने गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि कहीं कहीं आप जाते हो तो वहाँ पे आपको मुसलमानों के घर या सिखों के घर या ईसाइयों के घर ही आपको देखने को मिलते हैं, और कहीं कहीं आप जाते हो तो आपको सारे घर हिंदुओं को ही देखने को मिलते हैं। अब आप सिर्फ अगर उस मुसलमानों के इलाके में जाके वहाँ पे घर गिनोगे तो आपको सब मुसलमान के घर ही मिलेंगे।
और अगर आप कहीं जाके हिंदुओं के घर गिनते हो तो सिर्फ हिंदुओं के घर ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप सभी इलाकों को एक साथ मिलाकर घर गिनिए, तब आपको हो सकता है कि हिंदुओं के घर ज़्यादा मिले, क्योंकि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम सभी को देखते हैं तब हिंदू ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन अगर हम मुसलमानों के इलाकों में जाके देखते हैं तो क्या मिलता है, मुसलमान के घर ज़्यादा मिलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी स्थिति बनती है। 80% लोग यहाँ पे राजधानी में तो फ्रेंच है, लेकिन पूरे देश में फ्रेंच नहीं, डच है। ठीक है, अब देखना, ये है राजधानी और यहाँ से सरकार चलती है। यहाँ पे असली पावर है। सत्ता की बात हमने की, सत्ता की बात हमने क्या की, लोग कहाँ पे जाते हैं, हमारे लोग हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली में जाते हैं। आपने कभी भी देखा होगा आंदोलन हो रहा है तो आंदोलन दिल्ली में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली में, गृह मंत्री दिल्ली में, सारे मंत्री दिल्ली में, हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद, सब कुछ दिल्ली में है। वहाँ पे क्यों है, क्योंकि वहाँ पे पावर है, वहाँ पे सत्ता है, वही वही हमारी राजधानी है। तो जहाँ पे हमारी पावर है वही हमारी राजधानी है। इस पूरे देश की पावर कहाँ पे है? इस पूरे देश की पावर ब्रुसेल में है और यही इनकी राजधानी है। और इसी राजधानी में 80% लोग फ्रेंच रहते हैं और यही कारण है 80% फ्रेंच होने का कि इस देश के पूरे देश में सबसे ज़्यादा सुविधाएं फ्रेंच के पास पहुंचाई गई है। ठीक है, अब देखना, सुविधाएं ज़्यादा है और ये ज़्यादा है। आपको लिखे हुए सारी चीज़ें मिलेंगी और वो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सुनना है और समझना है। अगर थोड़ा बोरिंग लगता है, क्योंकि ये इसमें इस शुरुआत में थोड़ा दिक्कत आती है, तो आप वीडियो को रोकना, आराम से घूम लेना 10 मिनट और वापस आके देखने लग जाना। ठीक है, शुरुआत में 1-2 क्लासों में दिक्कत आएगी समझने में, लेकिन जब ये समझने लग जाओगे तो फिर इंटरेस्ट आने लग जाएगा। थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब देखना, ये पूरा हिस्सा हमने देखा और इसे पूरे हिस्से को हमने समझा कि सबसे ज़्यादा धर्म के कौन से लोग डच हैं, लेकिन यहाँ पे कौन से है, 80% हुसैन है। अब क्या हुआ बेल्जियम के अंदर, और बेल्जियम के अंदर क्या करने की कोशिश की गई, बेल्जियम के अंदर हमको क्या बताने की कोशिश की गई और क्या वहाँ पे 1970 से लगाकर 1970 से लगाकर 1993 तक, आज क्या चल रहा है, आज 2026 चल रहा है, 2026। ठीक है, तो आज से कितने साल पहले, तो आप देख लो 26 साल तो ये हो गए और 7 साल ये हो गई, तो आज से 27 साल पहले, कितने साल पहले, 27 साल पहले, 1970 से 1993 तक 4 बार संविधान बदला यहाँ पे। बेल्जियम के अंदर, कहाँ पे, बेल्जियम के अंदर। बेल्जियम के अंदर कितनी बार, 4 बार संविधान बदला। ठीक है, संविधान क्या होता है, ये संविधान क्या होता है, कमेंट करो तो देखा आता हो आपको कि संविधान क्या होता है। तो एक ठीक है, ये किसी बुक होती है, ये एक संविधान की एक ऐसी बुक होती है, किताब होती है, ये किताब होती है संविधान की। और वो उस किताब के अंदर क्या है कि आपको आपके अधिकार लिखे हुए हैं। उसमें लिखा हुआ है कि आपको कितना बोलना है, आप, पुलिस आपको पकड़ के ले जाए तो आप चुप रह सकते हो, पुलिस आपसे ज़बरदस्ती कुछ नहीं उगलवा सकती है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है उसके अंदर। अगर उस किताब को जला दें तो आपके अधिकार एक झटके में ख़त्म हो जाएंगे। तो उस किताब को अगर खारिज कर दें, हम ख़त्म कर दें, तो आपके पास कोई भी अधिकार नहीं होगा, आपको लड़ाई लड़ने के लिए कोई भी अधिकार नहीं होगा। फिर आपको चाहे कोई गोली मार दे, चाहे आप पर कोई पत्थर फेंक दे, आप कहीं पे भी अपील भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो किताब है संविधान की,
इस किताब में ही लिखा हुआ है। जो जो चीज़ें आप कर सकते हो वो सारी चीज़ें इस किताब में लिखी हुई है। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ना आप सोच सकते हो इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हो। और अगर आप कुछ अलग सोचते हो, कुछ अच्छा सोचते हो, तो उस किताब में लिख दिया जाएगा बाद में। अगर आपकी सोच अच्छी है तो इस किताब में उस चीज़ को लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर आप गलत सोच रहे हो तो इस किताब के द्वारा आपको सज़ा भी दी जा सकती है अगर आप कुछ गलत करते हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें किसके द्वारा? इस बुक के द्वारा हो रही है। और ये सिर्फ भारत में नहीं, हर एक देश में अपनी किताब होती है, अपना संविधान होता है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे तभी आपको बेल्जियम और श्रीलंका का समझ में आएगा। मान लो कि आप रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, चुपचाप जा रहे हो, एक पागल दिखा आपको और आपके ऊपर पत्थर फेंक दिया, ठीक है। अब आपके ऊपर पत्थर फेंक दिया मान लो, और या मान लो कि आपकी क्लास के अंदर किसी लड़के से लड़ाई होती है और आप जा रहे हो रास्ते से, और वो लड़का दो चार लड़कों को लेके आता है और आपको पीटने आ जाता है। तो उस लड़के के ऊपर कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। लड़के को आपको पीटना आया है या कुछ भी हुआ है, तो आपको पता है फिर ज़्यादा कुछ होता है तो पुलिस आ जाती है। वो पुलिस क्यों आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि ये किताब है संविधान। इस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि किसी के साथ गलत होगा तो पुलिस आएगी, पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस जांच करेगी, पड़ताल करेगी, ठीक है। पुलिस ने उसको पकड़ के ले गए, फिर सजा कौन देगा? तो सजा देने का काम जज करेंगे, न्यायाधीश करेंगे, न्यायपालिका अदालत करेगी। देखा होगा आपने, कोर्ट सुना होगा आपके आसपास, कलेक्ट्री कलेक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो उस किताब में लिखा हुआ है कि पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, 24 घंटे के अंदर अदालत में लेके पेश करेगी, और 24 घंटे के बाद अदालत, मतलब 24 घंटे के बाद अदालत जो भी फैसला सुनाए वो फैसला पर उसको सजा दी जाएगी। ये कहाँ से आई ये चीज़ें? ये सारी चीज़ें इस किताब से है। संविधान कोई इंसान नहीं है, संविधान कोई मतलब कि चलता फिरती कोई वस्तु नहीं है। एक बुक है और उस बुक के अंदर चीज़ें लिखी गई है। ये चीज़ें लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये इसलिए लिखने की आवश्यकता पड़ी ताकि आने वाले समय में कोई भी गलत करे तो उसको सज़ा दी जा सके। लोगों को मतलब फालतू में परेशान नहीं किया जाए कि मतलब पुलिस वाले आए हर किसी को उठा के ले जा रहे हैं, हर किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें ना हो। तो उसके लिए क्या ये किताब लिखी गई है। जैसे कि आपको पता होगा कि अमीर लोग होते हैं, गरीबों की ज़मीनें छीन लेते हैं, तो उन गरीबों की ज़मीनें ना छीनी जाए इसलिए इस किताब को लिखा गया, इस किताब को बनाया गया ताकि लोगों के पास अपनी खुद की ज़मीनें बची रहे, ठीक है, ऐसा नहीं हो। और एक चीज़ और है, देखो कि मजदूरी करते हैं काफ़ी सारे लोग, तो उनसे क्या है कि जो मालिक होते हैं वो 6 घंटे का काम 12-12 13-13 घंटे कराते रहते हैं, और मजदूरी कितनी? सिर्फ 6 घंटे की मिलती। इस किताब में चीज़ लिख दी गई है कि 6 घंटे की मजदूरी के लिए 6 घंटे के पैसे देने पड़ेंगे, 12 घंटे अगर ओवर टाइम कराते हो तो उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। ये बात भी यहाँ पे। अब इसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता है, इसके खिलाफ कोई जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इस बुक के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है, ठीक है, ऐसी स्थिति बनती है। तो बेल्जियम के अंदर क्या हुआ? 4 बार संविधान बदला गया। कितनी बार? 4 बार संविधान बदला गया। संविधान बदलने की नौबत क्यों आई? ये 5 नंबर आपके क्वेश्चन बनेगा, तो वापस देखना। 1970 से लगाकर 1973 तक 4 बार संविधान बदला गया। और संविधान बदला गया इसका मतलब क्या है कि इस किताब के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई है। मान लो कि इस किताब के अंदर ये लिखा हुआ हो कि फ्रेंच के जो लोग हैं उनको वीआईपी सुविधाएं मिलेगी, ठीक है। तो बाद में संविधान को बदला गया और बदल के लिख दिया गया कि फ्रेंच को वीआईपी सुविधाएं नहीं मिलेगी। कुछ चेंज किया गया। क्यों चेंज किया गया? क्योंकि टकराव बढ़ रहा था। और टकराव किस में बढ़ रहा था? तो हमने वही तो समझा, डच और फ्रेंच, डच और फ्रेंच, डच और फ्रेंच के अंदर टकराव बढ़ रहा था। और ये टकराव को हमने क्या कहा? सांप्रदायिक। सांप्रदायिकता क्या होता है? दो धर्मों के बीच में टकराव का बढ़ना सांप्रदायिकता होता है। तो डच और फ्रेंच के बीच में तनाव बढ़ रहा था, टकराव बढ़ रहा था, और टकराव बढ़ने के कारण 4 बार संविधान बदला गया। और ये संविधान क्यों बदला गया? क्योंकि वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ की जो सत्ता थी, उसको लग रहा था कि अगर हमने कुछ नहीं किया ये लोग आपस में लड़ेंगे, और जब ये लोग आपस में लड़ेंगे तो लाखों लोग मारे जाएंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, गले काट देंगे, ठीक है, औरतों का शोषण कर लेंगे। ये जितनी भी मतलब कि लड़ाइयों में होता है वो सारी चीज़ें होंगी। किस किस के बीच में होगी? डच और फ्रेंच के बीच में होगी। और इसको सांप्रदायिकता कहा गया। अब आपके क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेल्जियम के अंदर जो
तनाव उठा, मतलब जो टकराव हो रहा था उसके परिणाम क्या हो सकते थे, और बेल्जियम को मतलब समझाइए अपने शब्दों में। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बेल्जियम से उठ सकता है आपका सत्ता की साझेदारी जो चैप्टर है। आंसर क्या होगा? आंसर आपको सिंपल सा लिखना है, लिखा हुआ आपको मिलेगा ये, ठीक है, ऐप में मिलेगा, लेकिन सुनना यहाँ पे, जो बेल्जियम है उस बेल्जियम के अंदर तीन धर्म के लोग रहते थे, फ्रेंच, डच और जर्मन। फ्रेंच, डच और जर्मन। डच की आबादी काफ़ी ज़्यादा थी, जैसे भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, उसी तरीके से बेल्जियम के अंदर डच की आबादी काफ़ी ज़्यादा थी। अब डच की आबादी काफ़ी ज़्यादा थी, तो डच वाले जो लोग हैं, डच धर्म के जो लोग हैं, वो सोच रहे थे कि हमारी आबादी ज़्यादा है तो सुविधाएं तो हमें ज़्यादा मिलनी चाहिए। और फ्रेंच के लोग जो हैं उनके पास सुविधाएं काफ़ी ज़्यादा थी। तो डच जो हैं, डच धर्म के जो लोग हैं, वो फ्रेंच और उनके बीच में आपस में मतभेद होने लगा, टकराव बढ़ने की स्थिति आती है। इस टकराव को रोकने के लिए सरकार ने 4 बार संविधान बदला। और संविधान क्या है? तो एक किताब है, एक किताब में लिखा गया था, उसको थोड़ा चेंज किया गया और ये कहा गया कि फ्रेंच और सांप्रदायिक जो है उसको थोड़ा कम किया जाए, मतलब कि इसमें टकराव में किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्लास जो आज की है उसमें यही है कि बेल्जियम के बीच में जो टकराव हुआ था वो टकराव क्यों हुआ था, बेल्जियम में डच और फ्रेंच के बीच में वो टकराव इसलिए हुआ था क्योंकि डच के और बेल्जियम के जो लोग हैं उनमें सुविधाओं को लेकर, धर्म को लेकर, सांप्रदायिकता को लेकर तनाव बढ़ रहा था। तो यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो आपको ये लाइन अगर कहीं हो तो ये लाइन आप लिख दीजिए कि 1970 से 1993 तक, 2026 तो अभी चल रहा है, तो 1993 तक बेल्जियम के अंदर 4 बार संविधान बदला गया, ठीक है, आज से 27 साल पहले। डच और फ्रेंच सांप्रदायिकता तनाव की ओर बढ़ रहे थे। ये लाइन लिख दीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आराम से लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। ठीक है, समझ में आ गया ना कि दो धर्मों के बीच में, डच और फ्रेंच के बीच में लड़ाई की स्थिति बन रही थी, इसलिए सरकार ने क्या किया, उस लड़ाई को रोकने के लिए 4 बार संविधान बदल दिया। अब देखो यहाँ पे 59% कौन है? डच हैं। आप यही लिखोगे ना, 59% डच है, 40% फ्रेंच है, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, 40% कौन है? फ्रेंच है, फ्रेंच है, ठीक है, 40% कौन है? फ्रेंच है, ये तो हो गया। और 1% कौन है? जर्मन है। ये तो आपको याद हो गया, अब आप नहीं भूलोगे क्योंकि बार बार हमने बोला। अब मुझे बताओ क्या होना चाहिए अगर मान लो कि इन लोगों को पावर दी जाए, तो 59% है तो इनको ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए क्योंकि इनकी आबादी ज़्यादा है। ये 40% है तो इनको पावर ज़्यादा मिलनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये कम है, इनको मतलब कम मिलनी चाहिए क्योंकि ये कम है। और 1% इनको तो मिलनी ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो है ही नहीं, ठीक है। इस बेल्जियम के अंदर क्या किया गया, बेल्जियम जो देश है इसके अंदर क्या किया गया कि सबको समान पावर दे दी गई। मतलब 59% जनसंख्या है, उसके पास भी उतने ही मंत्री होंगे जितने जिनके इतने इनके पास होंगे या इनके पास होंगे। सबको समान अधिकार दिया गया, किसी को मतलब ज़्यादा नहीं दिया गया। जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उसको भी उतना ही पावर दिया गया और जिसकी जनसंख्या कम है उसको भी उतना ही पावर दिया गया। तो इसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। अब हमको डिटेल में तो हमने समझ लिया है, अब आंकड़ों की बात करनी है कि किताब के अंदर श्रीलंका को लेकर, बेल्जियम को लेकर क्या क्या लिखा गया है, तो उसको लेकर। तो यहाँ तक संविधान मतलब इस टकराव को रोकने के लिए, इस लड़ाई को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया कि सबको बराबर अधिकार दे दिया। मतलब एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं फिर हम क्लास खत्म करेंगे। मान लो आपके गांव का ही लेते हैं, एक गांव है आपका जिसमें 50 घर हैं, ठीक है, 50 घर हैं आपके गांव के अंदर, 50 घर हैं, 50 घर हैं, 40 घर हैं हिंदू के, 10 घर हैं मुसलमान के।
40 घर और 10 घर हैं मुसलमानों के। मुझे बताओ कि पावर किसके पास ज़्यादा होगी, 10 घर वाले मुसलमानों के पास या 40 घर हिंदुओं के पास। तो आप कहोगे कि हिंदुओं के पास पावर ज़्यादा होगी, ठीक है, ये तो हो गया। अब मान लो कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कहा जाए कि इन दोनों में बराबर शक्ति को बांट दे, मतलब बराबर शक्ति को, मतलब कि विधायक हो, मंत्री हो, कुछ भी हो, तो बराबर बांट दे। तो 40 के पास भी 20 विधायक और इनके पास भी 20 विधायक, बराबर टोटल 40 हैं। जो ऐसे किया गया, पावर इनके पास ज़्यादा है, देखो घर की संख्या ज़्यादा है, फिर भी बराबर 20-20 दिया गया है, बराबर पावर दिया गया है, ठीक है। अब विधायक मंत्री आपको नहीं समझ में आए होंगे, तो ये हमारा अगला चैप्टर जब आएगा उसमें सब ये पार्टियां उसको हम समझेंगे। तो ये क्लास कैसी लगी, थोड़ा बहुत समझ में भी नहीं आया होगा तो अगली क्लास में आ जाएगा। और अब जो नोट्स आपको मिलेंगे, तो ये हमारी ये क्लास और हमारी नेक्स्ट क्लास, 2 क्लासें होंगी और 2 क्लासों के बाद आपको सारी चीज़ें मिलने लग जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।